हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम मनुष्य का श्वसन तंत्र यानी कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। मनुष्य का श्वसन तंत्र वक्षीय भाग में उपस्थित होता है, यानी कि थोरेसिक कैविटी में उपस्थित होता है। मनुष्य का जो श्वसन तंत्र होता है उसमें सामान्यतः दो भाग पढ़ते हैं हमको, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि श्वसन मार्ग और लंग्स यानी कि फेफड़े। इस वीडियो में हम मुख्य रूप से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि श्वसन मार्ग वह मार्ग है जिससे वायु वातावरण से फेफड़ों तक पहुंचती है और फेफड़ों से वापस वायुमंडल में पहुंचती है, या बाह्य नासा छिद्रों से लेकर फेफड़ों के बीच का जो पैसेज होता है जहां से एयर फेफड़ों तक पहुंचती है, उस मार्ग को हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहते हैं। और यहाँ पर गैसों का विनिमय अनुपस्थित होता है। एनाटॉमिकल अंग जिसमें वास्तविक गैसों का विनिमय होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, वो लंग्स कहलाते हैं। जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है वो बाह्य नासा छिद्र से प्रारंभ होता है और वो विभिन्न भागों से होता हुआ लंग्स तक पहुंचता है, लंग्स के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है उसमें सबसे पहले जो बाहर की तरफ बाह्य नासा छिद्र होते हैं, जिन्हें हम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स और एक्सटर्नल नेर्स कहते हैं। तो मुख के ऊपर नसिका यानी कि नोज के छोर पर दो छिद्र पाए जाते हैं जिनसे वायु बाह्य वातावरण से नसावेश में यानी कि नेसल चैम्बर में पहुंचती है, और इन छिद्रों को हम बाह्य नासा छिद्र यानी कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स और एक्सटर्नल नेर्स कहते हैं। यहाँ से जो वायु होती है, ये जो एक्सटर्नल जो नासा छिद्र है वो एक पार्ट में खुलते हैं जो नेसल चैम्बर का यानी कि जो नासावेश में है उसका प्रारंभिक भाग होता है, जिसे हम प्रघाण यानी कि वेस्टिब्यूल कहते हैं। तो बाह्य नासा छिद्र से वायु वेस्टिब्यूल में आती है और वेस्टिब्यूल से नासावेश में यानी कि नेसल चैम्बर में खुलती है, नेसल चैम्बर में पहुंचती है। और जो नासावेश में है यानी कि जो नेसल चैम्बर है, वहाँ पर एक विशेष प्रकार की एपिथेलियम पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं PSCCGE। क्या बोलते हैं? PSCC, जिसे बोलते हैं सूडियो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर सीलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। PSCCG सूडियो स्ट्रेटिफाइड, यानी कि सूडियो स्ट्रेटिफाइड का मतलब एक ही लेयर से बनी हुई सेल्स होती हैं, यानी कि इसमें सेल्स एक ही लेयर से बनी होती हैं, लेकिन वो छोटी और बड़ी सेल होने के कारण एक से अधिक लेयर में दिखाई देती है, इसलिए इसका नाम है सूडियो स्ट्रेटिफाइड। कोलुमनर सेल्स होती हैं जो सीलिया युक्त होती हैं, पक्षमाभु युक्त होती हैं, और वो ग्लैंड्स भी होती है उनमें, इसलिए ग्लैंडुलर होती है, ग्रंथिल कहलाती है। और एपिथेलियम है तो इसलिए इसका नाम है एपिथेलियम। तो सूडियो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर सीलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम PSCCGE बोलते हैं इसको, जिसके द्वारा जब वायु अंदर आती है, नेसल चैम्बर में आती है, तो वो पहले हेयर्स की सहायता से फिल्टर होती है, म्यूकस की सहायता से नम होती है, और केशिकाओं यानी कि कैपिलरीज की सहायता से गर्म होती है, और हमारी बॉडी के टेम्परेचर के बराबर उसका टेम्परेचर होता है, तब वो हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश करती है। इसके बाद जो नेसल चैम्बर है वो अंदर की तरफ यहाँ पर दो छिद्रों की सहायता से खुलता है, जिन्हें हम इंटरनल नेर्स और आंतरिक नासा छिद्र बोलते हैं। और आंतरिक नासा छिद्र नासावेश के पिछले छिद्र होते हैं जो यहाँ की तरफ प्रेजेंट होते हैं, और वो फेरिंग्स के जिस भाग में खुलते हैं, ग्रसनी के जिस भाग में खुलते हैं, हम उसे नेसोफेरिंग्स कहते हैं। नेसोफेरिंग्स जो ग्रसनी का पिछला भाग होता है, यानी कि जो फेरिंग्स होता है वो भाग होता है जहाँ पर भोजन और वायु दोनों साथ साथ आते हैं, मतलब दोनों का पैसेज होता है, यानी कि दोनों वहाँ आते हैं।
इसके बाद जो आंतरिक नायल्स की सहायता से वो नेसोफेरिंग्स में यानी कि नासा ग्रसनी में खुलता है, वो फेरिंग्स का पार्ट होता है। अब इसके बाद हमें जो पढ़ना है वो कंठ यानी कि जो लैरिंग्स है वो पढ़ना है। कंठ एक खोखली बक्सेनुमा उपास्थि यानी कि कार्टिलेज से बनी संरचना होती है जिसे हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर वायुनाल के ऊपर पाई जाती है और कंठ में 2 जोड़ी वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम स्वर रज्जु बोलते हैं। जो अग्र जोड़ी जो होते हैं स्वर रज्जु वो आभासी स्वर रज्जु यानी कि सूडियो वोकल कॉर्ड्स कहलाते हैं। ये स्वर रज्जु मेम्ब्रेन से बने होते हैं, गुलाबी रंग के होते हैं और फोनेशन यानी कि साउंड प्रोडक्शन यानी कि ध्वनि जो हम निकालते हैं, आवाज़ जो निकालते हैं उसके निर्माण में यूज़ नहीं होते हैं। इनका काम जो वास्तविक स्वर रज्जु हैं यानी कि ट्रू वोकल कॉर्ड है उनको मॉइस्चर यानी कि नमी प्रदान करना होता है। पीछे वाले पश्च एक जोड़ी स्वर रज्जु जो होते हैं वो ट्रू कहलाते हैं यानी कि वास्तविक स्वर रज्जु कहलाते हैं, ट्रू वोकल कॉर्ड्स कहलाते हैं। ये येलो कलर के होते हैं, येलो फिब्रस संयोजी ऊतक से बने होते हैं, तंतु में संयोजी ऊतक से बने होते हैं और ये येलो कलर के होते हैं और ये फोनेशन में हेल्प करते हैं अर्थात हमारे साउंड प्रोडक्शन में सहायता करते हैं। कंठ जो होता है 9 कार्टिलेज से बना होता है और कंठ के कारण ग्रीवा भाग में एक स्पष्ट उभार पाया जाता है जो पुरुषों में महिलाओं की अपेक्षा अधिक उभरा हुआ होता है जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होता है और इसे एडम्स एप्पल कहते हैं। फेरिंग्स के फर्श पर जो फेरिंग्स का ग्रसनी का जो फर्श है उस पर एक छिद्र पाया जाता है जिसे हम ग्लॉटिस कहते हैं। जो ग्लॉटिस है वो लैरिंग्स में खुलता है। ग्लॉटिस के निकट एक चपटा लचीला कार्टिलेज पाया जाता है जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं और खाने को निगलते समय अंदर लेते समय यह कार्टिलेज ग्लॉटिस को ढक लेता है। इसीलिए कुछ समय के लिए ब्रीथिंग यानी कि जो बाह्य श्वसन होता है वो रुक जाता है जिससे भोजन लैरिंग्स में प्रवेश नहीं करता है। अब जो ग्लॉटिस है, घाटी द्वार है, वो लैरिंग्स में खुलता है, जो कंठ होता है। अब जो कंठ है वो श्वास नली में खुलता है यानी कि ट्रैकिया में खुलता है और जैसे ही ट्रैकिया अब आगे चलता है तो वो 2 भागों में बटेगा। तो जो श्वास नली है, ट्रैकिया है, वो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी और 2 से 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी नलिका होती है जो ग्रीवा भाग में प्रेजेंट होती है, जो संपूर्ण लंबाई प्रेजेंट होती है और कुछ वक्षीय पार्ट में भी प्रेजेंट होती है अर्थात कुछ थोरोसिक पार्ट में भी प्रेजेंट होती है अगले पार्ट में। ट्रैकिया में 16 से 20 कार्टिलेज के सी के आकार के उपास्थि के सी के आकार के अपूर्ण छल्ले उपस्थित होते हैं। रिंग्स पाए जाते हैं जो कचाब उपास्थि यानी कि हायालाइन कार्टिलेज के बने होते हैं। ये छल्ले पृष्ठ तल पर अपूर्ण होते हैं अर्थात जो पृष्ठीय भाग होता है, डॉर्सल पार्ट जो होता है उस पर ये अपूर्ण होते हैं और वेंट्रल पार्ट पर ये पूर्ण होते हैं और ये ट्रैकिया के कोलैप्स होने को, पतन को रोकते हैं। ट्रैकिया लंग्स को नेसोफेरिंग से जोड़ता है और ट्रैकिया में भी PSCCG उपस्थित होता है जो धूल के कणों, जीवाणु आदि को फेफड़ों तक पहुंचने से रोकती है। अब जो श्वास नली है यानी कि जो ट्रैकिया है, जैसे ही ट्रैकिया अब नीचे पहुंचता है तो ट्रैकिया आगे जाकर 2 भागों में बढ़ जाता है और ये जो 2 भाग होते हैं हम इनको ब्रोंकस कहते हैं यानी कि श्वसनी कहते हैं। चूंकि इसका विभाजन पहली बार हुआ है इसलिए इसको यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक श्वसनी यानी कि प्राइमरी ब्रोंकी बोलते हैं। ब्रोंकस अकेला, प्लूरल ब्रोंकाई। तो 2 ब्रोंकास बन जाएंगे, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। जो
राइट वाली होती है वो चौड़ी और छोटी होती है, लेकिन लेफ्ट वाली संकरी यानी कि नैरो और लंबी होती है। तो इस प्रकार से ट्रैकिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी ब्रोंकस, दो प्राइमरी ब्रोंकाई, और इसको प्राथमिक श्वसनी बोलते हैं। और आगे जाकर ये भी डिवाइड होती है, और जो ये डिवाइड हो रही है इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई, क्योंकि अब विभाजन दूसरी बार हुआ है, यानी कि द्वितीयक श्वसनी। मनुष्य में राइट में 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई होती हैं और लेफ्ट में 2 होती हैं। तो लेफ्ट में 2 है और राइट में 3 होती हैं। 1 2 3 दिखा रखी है मैंने, 1 2 और 3। जो द्वितीयक ब्रोंकाई है फिर वो आगे जाकर डिवाइड होती हैं, ये सब आगे जाकर फिर डिवाइड हो रही हैं, और ये अब क्या कहलाएगी, तृतीयक यानी कि टर्शरी ब्रोंकाई कहलाएगी। राइट में 10 होती हैं और लेफ्ट में 8 होती हैं, सभी स्तनधारियों में, सभी मैमल्स में। तो ट्रैकिया पहली बार जब डिवाइड होगा वो प्राइमरी ब्रोंकाई कहलाएगा, प्राथमिक श्वसनी। जब दोबारा से डिवाइड होगा सेकेंडरी, और जब दोबारा डिवाइड होगा तो टर्शरी ब्रोंकाई। और प्राथमिक जो श्वसनी है वो चौड़ी और छोटी होती है, जबकि लेफ्ट वाली लंबी और सक्रिय होती है, एक एक होती है। द्वितीयक जो श्वसनी होती है वो मनुष्य में राइट में 3 लेफ्ट में 2 होती हैं, जबकि तृतीयक यानी कि जो टर्शरी होती है वो राइट में 10 और लेफ्ट में 8 होती है, सभी मैमल्स में। अब जो आगे विभाजन होता है इसका, ये जो अब प्रत्येक ये है, ये भी आगे फर्दर डिवाइड होगी। जो टर्शरी ब्रोंकाई है ये भी आगे डिवाइड होगी। अब जब डिवाइड होती है उसे हम बोलते हैं अंतः फुस्फुसीय श्वसनिया, यानी कि इंट्रा पल्मोनरी ब्रोंकाई। अब इंट्रा पल्मोनरी जो ब्रोंकाई है अब वो आगे जाकर और फाइन ब्रांचेस में और महीन ब्रांचेस में डिवाइड होती है, जिन्हें अब हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल बोलते हैं, यानी कि श्वसनिया बोलते हैं। इसके बाद ये श्वसनिया जो है आगे जाकर लोब्यूलर ब्रोंकियोल में डिवाइड होगी, और पतली फाइन ब्रांचेस हैं। इसकी और फाइन ब्रांचेस छोर श्वसनिया कहलाती हैं, यानी कि टर्मिनल ब्रोंकियोल कहलाती हैं। और इसके बाद जो और डिवाइड होकर वो श्वसनिया यानी कि रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल कहलाती है। श्वसन ब्रोंकियोल जो होती है वो आगे जाकर 2 से 11 कूपिका नलिकाओं, यानी कि इतनी 2 से 11 कूपिका नलिकाओं में विभाजित हो जाती है, यानी कि जिन्हें हम एल्वियोलर डक्ट कहते हैं। और जो एल्वियोलर डक्ट है वो आगे जाकर एट्रिया में डिवाइड होता है, और एट्रिया जो होता है आगे डिवाइड होता है वायु कोश में या कूपिका कोश में, और एक कूपिका कोश में 2 से लेकर 4 तक छोटी छोटी संरचनाएं उपस्थित होती है, जिन्हें हम वायु कोष्ठक या कूपिकाएं यानी कि एल्वियोलाई कहते हैं। और एल्वियोलाई ही लंग्स की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक यानी कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। जो रेस्पिरेटरी श्वसनिया यानी कि रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल है, वहाँ से लेकर एल्वियोलाई तक का जो हिस्सा होता है उसे हम रेस्पिरेटरी ट्री बोलते हैं। यहाँ पर कार्टिलेज के रिंग अनुपस्थित होते हैं और गैसीय विनिमय उपस्थित होता है। लेकिन बाह्य नासा छिद्र से लेकर इससे पहले पार्ट तक यानी कि छोर श्वसनिया टर्मिनल ब्रोंकियोल तक जो हिस्सा होता है उसको हम ब्रोंकियल ट्री बोलते हैं, और इसके अंदर कार्टिलेज के छल्ले उपस्थित होते हैं और ये गैसीय विनिमय यहाँ पर अनुपस्थित होता है। तो इस प्रकार से जो हमारा श्वसन तंत्र होता है वो बाह्य नासा छिद्र यानी कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से खुलता है, स्टार्ट होता है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल नासावेश में यानी कि नेसल चैम्बर में खुलते हैं, और नेसल चैम्बर का जो आगे वाला भाग होता है प्रगाढ़ यानी कि वेस्टिब्यूल कहलाता है। तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल कहाँ खुलते हैं, वेस्टिब्यूल में, और इसको हम एक्सटर्नल नेर्स भी कहते हैं, नेर्स और नॉस्ट्रिल्स। ये वेस्टिब्यूल में खुलता है, जो आगे वाला पार्ट होता है नेसल चैम्बर का।
ये इंटरनल नेर्स में खुलते हैं। ये इंटरनल नेर्स आगे जाकर नेसोफेरिंग्स में खुलते हैं, यानी कि नासाग्रसनी में। नेसोफेरिंग्स फेरिंग्स का पार्ट होता है, ग्रसनी का पार्ट होता है। ये ग्लॉटिस की सहायता से कंठ में खुलता है, यानी कि लैरिंग्स में खुलता है। लैरिंग्स ट्रैकिया में खुलता है। ट्रैकिया आगे जाकर दो भागों में बढ़ता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई, अकेला प्राइमरी ब्रोंकस यानी कि प्राथमिक श्वसनी। ये एक एक होती है, जो राइट वाली चौड़ी होती है और छोटी होती है, लेफ्ट वाली संकरी होती है, नैरो होती है और लंबी होती है। सभी मनुष्यों में एक एक होती है। फिर ये फाइन ब्रांचेस दोबारा से डिवाइड होती हैं, जिसे हम द्वितीयक ब्रोंकाई बोलते हैं, यानी कि सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्शियरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई मनुष्य में सभी में राइट में 3 होती है और लेफ्ट में 2 होती हैं, लेकिन जो टर्शियरी ब्रोंकाई है वो सभी मैमल्स में राइट में 8, 10 और लेफ्ट में 8 होती हैं। इसके बाद ये इंट्रापल्मोनरी यानी कि अंतःफुस्फुसीय श्वसनीय में खुलता है, डिवाइड होकर बनती है। इंटरपल्मोनरी जो वो है वो ब्रोंकियोल्स में खुलता है। ब्रोंकियोल्स लोबुलर ब्रोंक्यूल बनाते हैं, ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल बनाते हैं, छोर श्वसनिया। ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल आगे जाकर कुपिका नलिकाएं बनाती है, एल्वुलर डक्ट आगे जाकर एट्रिया बनाते हैं। एट्रिया वायुकोश और कुपिका कोश बनाते हैं और उसके अंदर 2 से 4 कुपिकाएं या वायुकोष्ठक यानी कि एल्वुलाई होते हैं, जो लंग्स की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। और यहां से ऑक्सीजन युक्त एयर एल्वुलाई तक पहुंचती है और एल्वुलाई में गैसियस एक्सचेंज होता है, यानी कि गैसों का विनिमय होता है। जो वायु बाहर से आई है, वायुमंडलीय यानी कि वायुमंडल से जो वायु आई है एल्वुलाई में, तो उसमें से ब्लड के अंदर ऑक्सीजन डाल दी जाती है ब्लड में, और ब्लड की CO2 एल्वुलाई में ले ली जाती है और एल्वुलाई फिर वापस वायुमंडल में पहुंचा दी जाती है इस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का काम क्या होता है कि बाहर की जो वायुमंडलीय एयर है जिसमें ऑक्सीजन अधिक है, उसको फेफड़ों तक पहुंचाना, एल्वुलाई तक पहुंचाना, उसकी संरचनात्मक यूनिट तक, और वहां पर एल्वुलाई में उससे ऑक्सीजन ब्लड में डाल दी जाएगी और ब्लड की CO2 को एल्वुलाई में डाल दिया जाएगा। और यहाँ से जो CO2 युक्त एयर है वो वायुमंडल में वापस भेज दी जाती है। यहाँ से जो एल्वुलाई में जो ऑक्सीजन ब्लड में डाली गई है, तो ब्लड से वो ऑक्सीजन टिश्यू फ्लूइड तक जाएगी, ऊतक तरल तक जाएगी और वहाँ पर ऑक्सीजन डाल दी जाएगी, CO2 वहाँ पर ले ली जाएगी वापस, और जो टिश्यू फ्लूइड यानी कि ऊतक तरल में जो ऑक्सीजन पहुँची है वो वहाँ से सेल्स में पहुँच जाएगी, टिश्यूज़ के सेल्स में पहुँचेगी, कोशिकाओं में पहुँच जाएगी, और कोशिकाओं से सेल से जो CO2 है वो वापस टिश्यू फ्लूइड में आ जाएगी। इसी प्रकार से बाह्य वातावरण से ऑक्सीजन युक्त एयर अंदर आती रहती है और वो 2-3 स्टेपों के बाद पूरी बॉडी में सेल्स में पहुंचा दी जाती है। वहाँ से सेल्स को वापस जो CO2 होती है वो ले ली जाती है और वो लंग्स में पहुंचाई जाती है, लंग्स से वो वायुमंडल में बाहर भेज दी जाती है। तो श्वसन का यही काम, श्वसन तंत्र का यही काम होता है कि बाहर की वातावरण से जो ऑक्सीजन युक्त एयर है उसको अंदर लेना और जो CO2 युक्त एयर है उसको बॉडी से बाहर निकाल देना। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।